ठीक है, तो आज के इस गहन विश्लेषण को शुरू करते हैं। मतलब इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। अक्सर देखा गया है कि हर साल भारत में लाखों गिरफ्तारियां सिर्फ इसलिए होती हैं क्योंकि लोग एक कागज के टुकड़े को ना बिल्कुल परम सत्य मान लेते हैं। हाँ बिल्कुल, एक अंतिम फैसला मान लेते हैं। सही कहा। हम बात कर रहे हैं एफआईआर की। मतलब जैसे ही किसी मामले में एफआईआर में किसी का नाम आता है तो अच्छे अच्छों की पसीने छूट जाते हैं। एक आम धारणा बन गई है कि बस अब तो जिंदगी खत्म। जो कि बहुत ही गलत धारणा है अगर कानूनी नजरिया देखा जाए तो। वही तो, अक्सर हम किसी फिल्म का टीजर देखकर ही ना पूरी कहानी का अनुमान लगा लेते हैं कि विलन कौन है, क्लाइमैक्स क्या होगा। और कानूनी मामलों में भी लोग ठीक यही गलती करते हैं। बिल्कुल सही एनालॉजी दी आपने। तो आज के इस डीप डाइव में हम जिस कानूनी ढांचे और रणनीतियों को डिकोड करने वाले हैं वो इस पूरे नजरिए को बदल कर रख देगा। अगर मैं कहूं कि एक चतुर और अनुभवी वकील के लिए एफआईआर कोई सजा का फरमान नहीं है बल्कि पुलिस और शिकायतकर्ता की गलतियों का एक कह सकते हैं ब्लूप्रिंट है, तो कैसा रहेगा? देखिए, ये ब्लूप्रिंट वाली बात बहुत ही सटीक है। मतलब आपराधिक न्याय प्रणाली में सबसे बड़ी गलतफहमी ही यही है कि लोग एफआईआर को एक अंतिम साक्ष्य या अकाट्य सबूत मान बैठते हैं। हाँ, लोगों को लगता है यही सबूत है। बिल्कुल, जबकि अगर कानूनी रूप से देखा जाए तो एफआईआर केवल एक प्रथम सूचना है। इसका प्राथमिक उद्देश्य सिर्फ इतना है कि ये मामले की दिशा निर्धारित करे ताकि पुलिस तंत्र अपनी जांच शुरू कर सके। सिर्फ एक सूचना? हाँ, बस एक सूचना। एक सफल बचाव कभी भी दस्तावेज पर लिखी गंभीर धाराओं को देखकर घबराने से नहीं आता है, बल्कि सफलता इस बात से आती है कि आप उस दस्तावेज में मौजूद तथ्यात्मक और तकनीकी खामियों को कितनी बेरहमी से पकड़ते हैं। लेकिन यहाँ एक विरोधाभास है। मतलब मैं इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूं कि ये सिर्फ एक सूचना है, क्योंकि जमीनी हकीकत तो कुछ और ही दिखती है ना। अच्छा, वो कैसे? मतलब अगर एफआईआर महज एक सूचना है, कोई ठोस साक्ष्य नहीं है, तो फिर जजेस के आधार पर तुरंत गिरफ्तारियां क्यों होने देते हैं? जब पुलिस किसी को अदालत में पेश करती है तो जज सिर्फ एक कागज देखकर किसी की आजादी कैसे छीन सकते हैं? इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है? इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, और यहीं पर थ्योरी और प्रैक्टिस के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि थ्योरी में तो सब अच्छा लगता है। सही बात है। देखिए, जब कोई मामला मजिस्ट्रेट या जज के सामने आता है तो वे एफआईआर को परम सत्य मानकर तुरंत सजा नहीं सुनाते हैं। शुरुआती दौर में अदालत मुख्य रूप से 4 बिंदुओं का न्यायिक मूल्यांकन करती है। ओके, 4 बिंदु। हाँ, पहला ये कि क्या एफआईआर के तथ्यों को ज्यों का त्यों पढ़ने से प्रथम दृष्टया, यानी जिसे हम प्राइमा फेसी कहते हैं, क्या कोई संज्ञेय अपराध बनता दिख रहा है। ठीक है। और दूसरा, क्या जांच के लिए आरोपी की गिरफ्तारी सच में अनिवार्य है या उसे बाहर रहकर जांच में शामिल होने दिया जा सकता है। लेकिन पुलिस तो हमेशा यही कहेगी ना कि गिरफ्तारी अनिवार्य है। मतलब वो तो हमेशा रिमांड नहीं मांगते हैं। बिल्कुल, पुलिस तो अपना दबाव बनाती ही है, लेकिन यहीं पर अदालत के बाकी 2 बिंदु काम आते हैं। तीसरा बिंदु यह है कि क्या आरोपी को बाहर छोड़ने पर वो साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है या गवाहों को डरा धमका सकता है। अच्छा, वो गवाहों को प्रभावित कर सकता है या नहीं? हाँ, और चौथा बिंदु, क्या उसके भागने या दोबारा वही अपराध करने की कोई संभावना है। अगर एक कुशल डिफेंस वकील जज को ये विश्वास दिला दे कि इन चारों में से गिरफ्तारी के पक्ष में कोई ठोस आधार नहीं है, तो अदालतें आमतौर पर तुरंत गिरफ्तारी से बचती हैं। ये तो बहुत ही तार्किक बात है। और यहाँ एक और रोचक तथ्य है। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ पीड़ित ही एफआईआर दर्ज कराए। अच्छा, तो और कौन करा सकता है? मामले का कोई भी चश्मदीद या केवल जानकारी रखने वाला व्यक्ति भी पुलिस को सूचना दे सकता है जी। इसलिए इसे साक्ष्य का दर्जा देना कानूनी रूप से पूरी तरह गलत है। यहाँ बात और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। अगर ये साक्ष्य नहीं है, सिर्फ एक सूचना है, तो जाहिर है इसमें खामियां भी होंगी। बहुत सारी खामियां होती हैं। और इन खामियों को पकड़ने के लिए कुछ खास रणनीतियां होती होंगी। हाँ। अगर हम एफआईआर को चुनौती देने की बात करें तो मेरे दिमाग में सबसे पहला ख्याल देरी का आता है। हाँ, डिले इन एफआईआर। मतलब इसे ऐसे समझें जैसे एफआईआर में देरी बिल्कुल इंश्योरेंस क्लेम में देरी जैसी है। अच्छा। अगर किसी की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और वो 10 दिन बाद इंश्योरेंस कंपनी के पास क्लेम करने जा रहा है, तो कंपनी तुरंत मान लेगी कि कहानी गढ़ी गई है या डैमेज खुद किया गया है। बिल्कुल। क्या आपराधिक मामलों में भी यही मनोविज्ञान काम करता है? ये एकदम सटीक एनालॉजी है आपकी। घटना की तारीख और एफआईआर दर्ज होने की तारीख के बीच का जो अंतराल है ना,
वो बहुत कुछ कहता है। मतलब टाइम गैप। हाँ, मान लीजिए किसी के साथ कोई गंभीर अपराध हुआ है तो स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रिया यही होती है कि इंसान तुरंत पुलिस के पास जाए। जाहिर सी बात है, लोग पैनिक करते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर एफआईआर घटना के 3 दिन, हफ्ते भर या महीने भर बाद दर्ज हो रही है और शिकायतकर्ता के पास इसका कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं है, तो अदालत की नज़र में ये शक पैदा करता है। शक किस बात का? क्या अदालत सीधे ये मान लेती कि घटना हुई नहीं? नहीं, अदालत सीधे ये नहीं मानती कि घटना नहीं हुई, बल्कि अदालत ये मानती है कि इस देरी के दौरान शिकायतकर्ता ने वकीलों से सलाह ली होगी, कहानी में मिर्च मसाला जोड़ा होगा। अरे हाँ, वो फैब्रिकेशन वाली बात। बिल्कुल, और शायद उन लोगों के नाम भी एफआईआर में डाल दिए होंगे जो वहां मौजूद ही नहीं थे। बिना स्पष्टीकरण की देरी ये दिखाती है कि कहानी आफ्टर थॉट है, यानी बाद में सोच समझकर गढ़ी गई है। समझ गया। और एक डिफेंस वकील के लिए ये देरी जमानत हासिल करने और बाद में एफआईआर को रद्द कराने का सबसे क्लासिक और मजबूत आधार बनती है। अच्छा, अगर देरी से शक पैदा होता है तो क्या इस बात से भी फर्क पड़ता है कि घटना घटी कहाँ? जगह से। हाँ, मतलब अगर कोई कहे कि सड़क पर मारपीट हुई है या फिर किसी बंद कमरे में विवाद हुआ है, तो क्या इससे केस की गंभीरता या धाराओं पर कोई असर पड़ता है? बहुत बड़ा असर पड़ता है। घटनास्थल यानी प्लेस ऑफ अकरेंस की प्रकृति कई विशेष कानूनों में केस की पूरी दिशा तय कर देती है। जैसे कोई उदाहरण? कि क्या वह जगह सार्वजनिक थी या निजी। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण SC/ST अधिनियम है। इस कानून के तहत अपराध तब बनता है जब जाति सूचक गालियां या अपमान सार्वजनिक दृश्य यानी पब्लिक व्यू में हुआ हो। मतलब अगर बंद कमरे में कोई विवाद हुआ है जहां कोई तीसरा बाहरी व्यक्ति मौजूद नहीं है, तो ये कानून उस तरह से लागू नहीं होगा। तकनीकी रूप से हाँ, आप सही कह रहे हैं। अगर एफआईआर में घटनास्थल एक बंद कमरा बताया गया है और वहां कोई बाहरी गवाह नहीं था, तो सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों के अनुसार वहां SC/ST एक्ट की संबंधित धाराएं टिक ही नहीं पाती। वाह, ये तो बहुत ही बारीक कानूनी पॉइंट है। इसी तरह NDPS यानी मादक पदार्थों से जुड़े मामलों में भी रिकवरी की जगह बहुत अहम होती है। अगर घटनास्थल की जानकारी एफआईआर में संदिग्ध है, आपस में मेल नहीं खा रही, तो इसका सीधा लाभ बचाव पक्ष को मिलता है, क्योंकि कहानी में छेद हो जाता है। बिल्कुल, ये अभियोजन पक्ष की कहानी में एक बहुत बड़ा छेद कर देता है। अब अगर हम आरोपों के प्रकृति पर आएं, हाँ, अक्सर हम सुनते हैं कि फलाना व्यक्ति ने मेरे साथ मारपीट की और मुझे गालियां दी। हाँ, ये बहुत ही आम लाइन है एफआईआर की। एक आम इंसान के लिए तो ये एक गंभीर आरोप है जी, लेकिन कानूनी भाषा में क्या सिर्फ इतना लिख देना काफी होता है? कानूनी नजरिए से देखा जाए तो ये बिल्कुल काफी नहीं है। इसे अस्पष्ट आरोप या वेग एलिगेशन कहा जाता है। वेग? अच्छा। हाँ। एफआईआर में सामग्री से ये एकदम साफ होना चाहिए कि आरोपी ने वास्तव में क्या किया। अगर केवल मारपीट की लिखा है तो वकील तुरंत सवाल उठाएगा, कैसे मारपीट की? हाथ से, लाठी से, शरीर के किस अंग पर चोट लगी? मतलब डिटेल्स होनी चाहिए। बिल्कुल। अगर एफआईआर में कोई विशिष्ट जानकारी नहीं है तो बचाव पक्ष अदालत में ये आसानी से साबित कर सकता है कि ये एक फर्जी या बढ़ा चढ़ाकर लगाया गया आरोप है जिसका मकसद केवल परेशान करना है। इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल और है। जब किसी मामले में बहुत सारे लोग शामिल हो, मान लीजिए 2 परिवारों के बीच झगड़ा हो गया और एफआईआर में लिख दिया गया कि पूरे परिवार ने मिलकर मुझे मारा। हाँ, ये बहुत होता है हमारे यहाँ। अब इसमें दादाजी भी लपेटे गए, घर की महिलाएं भी लपेटी गईं, तो क्या ऐसे में हर एक व्यक्ति पर बराबर का क्रिमिनल केस चलता है? क्या कानून इस पूरी भीड़ को एक ही चश्मे से देखता है? यहीं पर एक कुशल वकील और सामान्य समझ का फर्क सामने आता है। जब एफआईआर में लिखा हो कि सबने मिलकर मारा या सबने लाठियों से पीटा, तो इसे कानूनी भाषा में जनरल एंड ओमनिबस एलिगेशंस कहा जाता है। ओमनिबस एलिगेशंस? हाँ, यानी सामान्य प्रकृति के आरोप। अदालतें बहुत अच्छी तरह जानती हैं कि भारत में जब विवाद होता है तो लोग अक्सर विरोधी पक्ष के पूरे परिवार को फंसाने की कोशिश करते हैं। हाँ, वो तो एक ट्रेंड सा है। इसलिए बहु आरोपी मामलों में प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तिगत भूमिका या स्पेसिफिक रोल की पहचान करना एकदम अनिवार्य है। तो अगर मेरी भूमिका साफ नहीं लिखी है तो मुझे इसका क्या फायदा मिलेगा? अगर ये स्पष्ट नहीं है कि किस विशेष व्यक्ति ने कौन सा काम किया, मतलब किसने लाठी मारी, किसने उकसाया और कौन सिर्फ वहां खड़ा था, तो ये जमानत का एक बहुत ही सशक्त आधार बन जाता है। अरे वाह!
सुप्रीम कोर्ट बार बार कह चुका है कि महज मौके पे मौजूद होने या एक ही परिवार का हिस्सा होने के कारण किसी को बिना विशिष्ट आरोप के जेल में नहीं रखा जा सकता। ये बात उन लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत हो सकती है जिन्हें अक्सर पारिवारिक विवादों में झूठे मामलों में घसीट लिया जाता है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब जरा ना एफआईआर में लिखी धाराओं और असल कहानी के मिलान पर आते हैं। मुझे ये हिस्सा सबसे ज्यादा तकनीकी और दिलचस्प लगता है। जो कहानी एफआईआर में बताई गई है, क्या वो पुलिस द्वारा लगाई गई धारा के सांचे में बिल्कुल फिट बैठती है? अक्सर नहीं बैठती। मतलब क्या पुलिस अक्सर तथ्यों को बढ़ा चढ़ाकर भारी धाराएं नहीं लगा देती? ऐसा बहुत बार होता है और यही बचाव पक्ष की सबसे बड़ी जीत का रास्ता भी खोलता है। एक वकील को ये देखना होता है कि एफआईआर में लगाए गए तथ्य उन धाराओं की कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करते भी हैं या नहीं। कोई उदाहरण देके समझाएंगे? चलिए इसे एक उदाहरण से ही समझते हैं। मान लीजिए एफआईआर में लिखा है कि दो लोगों के बीच रास्ते में बहस हुई और एक ने दूसरे को धक्का दे दिया जिससे उसे चोट आई। ठीक है, सामान्य झगड़ा है। लेकिन पुलिस ने उस पर धारा 307 लगा दी जो हत्या के प्रयास के लिए होती है। अरे, सिर्फ धक्का देने पर हत्या के प्रयास की धारा, ये तो बिल्कुल बेतुका है। बिल्कुल बेतुका है। और यहीं पर मेंस रिया यानी आपराधिक मंशा का सिद्धांत काम आता है। धारा 307 के लिए सिर्फ चोट लगना काफी नहीं है, बल्कि व्यक्ति का इरादा हत्या करने का होना चाहिए और चोट की प्रकृति गंभीर होनी चाहिए। तो अगर इरादा नहीं था तो धारा भी नहीं टिकेगी। एकदम सही। अगर तथ्य बता रहे हैं कि विवाद अचानक हुआ था और कोई हथियार इस्तेमाल नहीं हुआ, तो 360 किसी भी हालात में टिक नहीं सकती। अच्छा, और गंभीर मामलों में, जैसे रेप के केस में? इसी तरह धारा 376 यानी बलात्कार के मामलों में भी बचाव पक्ष बहुत बारीकी से तथ्यों का विश्लेषण करता है कि कहानी में जो घटनाक्रम बताया गया है वो किसी भी तरह से सहमति की ओर इशारा कर रहा है या स्पष्ट रूप से बल प्रयोग की ओर। समझ रहा हूँ। अगर धारा के आवश्यक तत्व एफआईआर की कहानी से मेल ही नहीं खाते तो आरोपी को उस गंभीर धारा के तहत कस्टडी में रखना अनावश्यक माना जाता है। और क्या हमें एफआईआर दर्ज कराने के पीछे के असली मकसद यानी मोटिव को भी खोजना होता है? क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी एफआईआर भी ये तो लिखेगा नहीं कि मैं इनसे अपनी पुरानी दुश्मनी निकाल रहा हूँ। बिल्कुल नहीं लिखेगा। आपको सिर्फ मोटिव नहीं खोजना होता, बल्कि हिडन मोटिव खोजना होता है। छुपी हुई मंशा। हाँ, आपको घटना से 6 महीने पहले के उस प्रॉपर्टी विवाद, पारिवारिक झगड़े या किसी बिजनेस डील को खोजना होगा जिसे एफआईआर में बहुत चालाकी से छुपाया गया है। मतलब एफआईआर के बाहर की कहानी। हाँ, एक बेहतरीन वकील एफआईआर के बाहर जाकर पृष्ठभूमि की जांच करता है। अगर ये साबित हो जाए कि आपराधिक मामला सिर्फ किसी पुराने विवाद का बदला लेने के लिए या दुर्भावनापूर्ण मंशा से दर्ज कराया गया है, तो ये पूरी कहानी की विश्वसनीयता को ही खत्म कर देता है। तो मतलब जब बचाव पक्ष को एफआईआर में ये तमाम खामियां मिल जाती हैं, जैसे देरी, अस्पष्ट आरोप, तथ्यों और धाराओं के बीच का बेमेल, छुपी हुई दुश्मनी, तो इन हथियारों का अदालत में इस्तेमाल कैसे किया जाता है? 2 मुख्य चीजें सुनने में आती हैं, बेल यानी जमानत और क्वेश्चनिंग मतलब एफआईआर को हाई कोर्ट से रद्द कराना। जी। इन दोनों के बीच एक रणनीतिक चुनाव कैसे होता है? क्या क्वेश्चनिंग सिर्फ एक कंप्यूटर के बड़े डिलीट बटन की तरह है कि बस हाई कोर्ट गए, बटन दबाया और पूरी एफआईआर गायब? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो क्वेश्चनिंग कोई साधारण डिलीट बटन नहीं है। यह हाई कोर्ट की एक असाधारण शक्ति है जो सीआरपीसी की धारा 482 या नए कानून बीएनएसएस की धारा 528 के तहत आती है। तो जमानत से ये कैसे अलग है? जमानत और क्वेश्चनिंग के बीच का अंतर रणनीति का है। जमानत का मतलब है कि मुकदमा चलता रहेगा, जांच होती रहेगी, बस आरोपी को जेल में नहीं रखा जाएगा। इसके आधार वही होते हैं जिनकी हमने अभी चर्चा की, अस्पष्ट आरोप, कोई आपराधिक इतिहास न होना या गंभीर मामलों में मेडिकल रिपोर्ट का अभाव। तो फिर क्वेश्चनिंग के लिए अदालत का दरवाजा कब खटखटाया जाता है? हाई कोर्ट पूरे दस्तावेज को किस नजरिए से देखता है? क्वेश्चन के लिए हाई कोर्ट ये देखता है कि अगर हम एफआईआर में लिखी एक एक बात को सच मान लें, तब भी क्या कोई अपराध बन रहा है? अच्छा, मतलब अगर कहानी सच भी हो तो भी अपराध ना बने। बिल्कुल। क्वेश्चनिंग का सबसे बेहतरीन और मजबूत आधार तब बनता है जब किसी साधारण सिविल या व्यावसायिक विवाद को जानबूझकर आपराधिक रंग दिया गया हो। इसे थोड़ा और स्पष्ट करें, व्यावसायिक विवाद को आपराधिक रंग कैसे दिया जाता है? मान लीजिए 2 व्यापारियों के बीच माल की सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट था। एक ने माल भेजा
दूसरे ने किसी कारणवश पैसे नहीं दिए। ये तो पैसों का लेन देन है। हाँ, ये पूरी तरह से एक सिविल विवाद है जिसके लिए सिविल कोर्ट में रिकवरी का मुकदमा होना चाहिए। लेकिन सिविल मुकदमों में सालों लग जाते हैं। वो तो है, बहुत लंबा खिंचता है। इसलिए दबाव बनाने के लिए एक व्यापारी दूसरे पर धोखाधड़ी यानी धारा 420 और अमानत में खयानत की एफआईआर दर्ज करा देता है। अरे तो ऐसे में हाई कोर्ट क्या करता है? यहीं पर फिर से मेंस रिया यानी आपराधिक मंशा सामने आती है। हाईकोर्ट देखता है कि क्या कॉन्ट्रैक्ट करते समय यानी शुरुआत से ही सामने वाले का इरादा धोखा देने का था। इरादा पहले से था या बाद में पैसे नहीं दे पाया? बिल्कुल। अगर एफआईआर में सिर्फ ये लिखा है कि पैसे नहीं दिए और धोखा देने की मंशा का कोई जिक्र या सबूत नहीं है, तो हाईकोर्ट तुरंत समझ जाता है कि यह एक सिविल विवाद है जिसे क्रिमिनल केस का चोला पहनाया गया है। और फिर वो एफआईआर रद्द हो जाती है। हाँ, ऐसे मामलों में एफआईआर को पूरी तरह से क्वैश यानी रद्द कर दिया जाता है, क्योंकि प्रथम दृष्टया कोई आपराधिक मामला बन ही नहीं रहा होता। ये तो बात हुई दस्तावेज में लिखी बातों और शुरुआती दौर की। लेकिन एफआईआर के बाद कहानी आगे भी तो बढ़ती है। मतलब पुलिस जांच करती है, गवाहों के बयान लिए जाते हैं, चार्जशीट दाखिल होती है। बिल्कुल, प्रक्रिया लंबी होती है। और तब कहानी के नए पहलू सामने आते हैं। अगर हम चश्मदीद गवाहों की बात करें, मान लीजिए एफआईआर में शिकायतकर्ता ने किसी गवाह का बहुत जोर शोर से जिक्र किया है कि फलां व्यक्ति ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। ठीक है। लेकिन जब महीनों बाद पुलिस की चार्जशीट आती है तो उसमें उस गवाह का नाम ही नहीं होता या कोई भरोसेमंद गवाह मिलता ही नहीं है, तो क्या ऐसे में पूरा केस ताश के पत्तों की तरह गिर जाता है? देखिए, ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है कि चश्मदीद गवाह के न होने से केस तुरंत खत्म हो जाता है। हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली इतनी कमजोर नहीं है। तो फिर सजा कैसे होती है? कानून में परिस्थितिजन्य साक्ष्य, जिसे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कहते हैं, उसके आधार पर भी सजा हो सकती है, बशर्ते परिस्थितियों की कड़ियां एक दूसरे से पूरी तरह जुड़ रही हों और आरोपी के अलावा किसी और के अपराध करने की गुंजाइश ही न बचे। समझ गया। लेकिन हाँ, बेल या क्वेश्चन के चरण में ये डिफेंस के लिए एक बहुत बड़ा हथियार जरूर बन जाता है। कैसे? अगर एफआईआर जिस गवाह का दावा करती है जांच में उसका अस्तित्व ही न मिले, तो अदालत के सामने शिकायतकर्ता की पूरी कहानी पर शक गहरा जाता है। सही बात है। और बयानों का विरोधाभास। कानूनी प्रक्रियाओं में सीआरपीसी की धारा 161 और 164 के बयानों का बहुत जिक्र होता है। एक आम व्यक्ति के लिए इन दोनों में क्या फर्क है और एक वकील इसका इस्तेमाल अदालत में कैसे करता है? ये जो तकनीकी अंतर है ना, ये किसी भी डिफेंस वकील के लिए सोने की खदान साबित हो सकता है। वो कैसे? धारा 161 का बयान वो है जो जांच के दौरान पुलिस किसी गवाह से लेती है। आपको ये समझना होगा कि पुलिस को दिए गए बयान की कानूनी अहमियत ट्रायल में बहुत सीमित होती है। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से केवल विरोधाभास या कॉन्ट्राडिक्शन दिखाने के लिए किया जाता है। मैं थोड़ा समझा नहीं, मतलब इस विरोधाभास को अदालत में कैसे साबित किया जाता है? इसका मैकेनिज्म क्या है? चलिए इसे विजुअलाइज करते हैं। मान लीजिए 161 के तहत पुलिस को दिए बयान में गवाह ने कहा, मैंने रात के समय आरोपी को पीड़ित के घर से निकलते देखा। ठीक है। लेकिन जब वही गवाह मजिस्ट्रेट के सामने धारा 164 के तहत शपथ लेकर बयान देता है, तो वो कहता है, वहां बहुत अंधेरा था, मैं चेहरा ठीक से नहीं देख पाया, बस एक परछाई देखी थी। ओह, कहानी बदल गई। बिल्कुल। अब ट्रायल के दौरान एक चतुर वकील जज के सामने इन दोनों कागजों को रखकर गवाह से जिरह करेगा। वो साबित कर देगा कि गवाह अपनी ही बातों को काट रहा है। और इससे पूरे केस पर क्या असर पड़ेगा? एक झटके में गवाह की पूरी विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी। इसे कानूनी भाषा में डिस्क्रेडिटिंग द विटनेस कहते हैं। मतलब गवाह झूठा साबित हो गया। हाँ, अगर समय, स्थान या भूमिका को लेकर पुलिस को दिए गए बयान और मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान में जमीन आसमान का अंतर आ जाए, तो ये पूरी अभियोजन कहानी को खोखला कर देता है और यही विरोधाभास आगे चलकर बरी होने का सबसे बड़ा कारण बनता है। वाओ, ये सारी रणनीतियां सुनकर मुझे समझ आ रहा है कि क्यों कानूनी मामलों में एक अलग ही नजरिए की जरूरत होती है। बिल्कुल होती है। मैंने कहीं पढ़ा था कि एक सफल वकील एफआईआर को सिर्फ एक नजरिए से नहीं, बल्कि 3D विजन यानी 3 अलग-अलग दृष्टिकोणों से पढ़ता है। क्या आप इसे थोड़ा समझा सकती हैं? हाँ, ये इस पूरे विश्लेषण का सबसे व्यवहारिक सार है।
जब एक अनुभवी वकील के हाथ में एफआईआर आती है तो वो उसे आम इंसान की तरह कभी नहीं पढ़ता। तो वो कैसे पढ़ता है? पहला दृष्टिकोण होता है शिकायतकर्ता की दृष्टि से। वकील ये सोचता है कि शिकायतकर्ता ने ये कहानी बुनते समय क्या कमियां छोड़ दी हैं, उसने कौन से तथ्य जानबूझकर छुपाए हैं। उसकी गलतियां खोजना। हाँ। दूसरा दृष्टिकोण है न्यायाधीश की दृष्टि से। वकील खुद को जज की कुर्सी पर रखकर सोचता है कि जब ये दस्तावेज कोर्ट में पढ़ा जाएगा तो जज की नज़र सीधे किन कमजोरियों पर जाएगी, क्या इसमें बेल जैसी राहत दी जा सकती है। बहुत ही रणनीतिक सोच है ये। हाँ। और तीसरा दृष्टिकोण क्या है? रक्षा वकील की दृष्टि से दस्तावेज में ऐसी कौन सी तकनीकी या तथ्यात्मक खामियां हैं, जैसे हमने अभी चर्चा की ना, देरी, अस्पष्ट आरोप, धाराओं का बेमेल, जिन्हें अदालत में एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। बेहतरीन। ये 3D विजन ही एक साधारण वकील को एक बेहतरीन रणनीतिकार बनाता है। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? अगर हम इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ पिरोएं तो ये बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है कि आपराधिक न्याय प्रणाली में एफआईआर कोई पत्थर की लकीर नहीं है। बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ कहानी का एक टीजर है, पूरी फिल्म नहीं। ये तथ्यों, मंशा और तकनीकी विवरणों का एक ऐसा शुरुआती खाका है जिसे अगर सही कानूनी समझ और इस 3D विजन के साथ पढ़ा जाए तो इसे पूरी तरह से चुनौती दी जा सकती है। एकदम सही सारांश दिया आपने। मतलब सामान्य आरोपों और विशिष्ट तथ्यों के बीच का अंतर या एक मामूली सी देरी का तकनीकी इस्तेमाल ही अक्सर ये तय करता है कि कोई व्यक्ति सालों तक हिरासत में रहेगा या उसे आज़ादी मिलेगी। बिल्कुल। लेकिन देखिए, इस सारी तकनीकी बहस के बीच एक ऐसा विचार भी है जो हमें एक अलग दिशा में सोचने पर मजबूर करता है। अच्छा, वो क्या? हमने ये तो देख लिया कि एफआईआर को चुनौती कैसे दी जाती है, उसमें खामियां कैसे खोजी जाती हैं, लेकिन जरा इस पूरी प्रक्रिया की एकदम शुरुआत पर गौर कीजिए। हाँ, शुरुआत पर। हाँ, एफआईआर महज एक व्यक्ति द्वारा दी गई कहानी का वो संस्करण है जो पूरी सरकारी और पुलिस मशीनरी को हरकत में ला सकता है। एक साधारण सूचना में किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता छीनने और उसके परिवार की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिलाने की ताकत होती है। ये एक डराने वाली सच्चाई है, इसमें कोई शक नहीं। तो सवाल ये उठता है कि ये पूरी न्याय प्रणाली उस पहले पुलिस अधिकारी की व्यक्तिक निष्पक्षता, उसकी ईमानदारी और उसकी कानूनी समझ पर कितनी गहराई से निर्भर करती है, जो थाने में बैठकर उस सूचना को पहली बार कागज पर उतार रहा होता है। ये तो सोचने वाली बात है। शिकायतकर्ता तो सिर्फ अपनी भावनाएं या अपना गुस्सा व्यक्त करता है, लेकिन शब्दों का चयन, गंभीर धाराओं का निर्धारण और एक बिखरी हुई कहानी को एक औपचारिक कानूनी ढांचा देना, ये सब वो अकेला अधिकारी करता है। और उसी से पूरी दिशा तय होती है। और विडंबना देखिए, बचाव पक्ष को उस दस्तावेज की खामियां ढूंढने और अदालत में अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका महीनों बाद मिलता है। मतलब न्याय की शुरुआत ही एक व्यक्ति के विवेक पर टिकी है। ठीक यही बात। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि न्याय की इस पहली सीढ़ी पर ही, उस पहले कागज पर ही एक अदृश्य पूर्वाग्रह या अनजाने में हुई चूक पूरी कानूनी लड़ाई की दिशा बदल सकती है? हाँ, बिल्कुल बदल सकती है। ये सोचने वाली बात है कि जिस न्याय प्रणाली को अंधा और निष्पक्ष कहा जाता है, वो असल में शुरुआत में सिर्फ उस एक पुलिस अधिकारी की आंखों से देख रही होती है। ये एक ऐसा सवाल है जो कानूनी ढांचे की बुनियादी सच्चाई और उसके भीतर मौजूद इंसानी कमजोरियों पर गहराई से विचार करने को विवश करता है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही गहरा विचार है जिसके साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं।